बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर यमन के ऊपर अमरीकी और बरतानवी जारहियत का सिलसिला जारी रहा, लेकिन उसके बावजूद भी यमन के जो हौसले हैं वो बहुत ज़्यादा बुलंद हैं। इस वक्त यमनी पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि वो कितने बहादुर हैं और किस तरह से वो अमरीकी और बरतानवी जारहियत का एक तरफ तो मुकाबला कर रहे हैं, दूसरी तरफ अपने मजलूम फ़लस्तीनी भाइयों के साथ किस तरह से शाना बशाना खड़े हैं। और बावजूद इसके कि अमरीका, बरतानिया और इसराइल की तरफ से यमन पे जिस तरह से जारहियत का एक बाजार गर्म है, उसके बावजूद जो है यमनियों के हौसले किसी भी तरह से कम नहीं होते जा रहे। वो जो कहावत है बिल्कुल सच होती नजर आ रही है कि पहाड़ अपनी जगह से रास्ता छोड़ सकते हैं, लेकिन यमनी अपनी जगह से रास्ता नहीं छोड़ते। ये हकीकत होती जा रही है। और फिर एक बार अमेरिका और बरतानिया की तरफ से जो यमन पे एक सिलसिला शुरू हुआ था जारहियत का, वो सुबह हुआ, यानी फिर 5 इलाके थे जो कि निशाने बनाए गए यमन के। और फिर जुमे के इज्तिमात के बाद कसीर तादाद में यमनी जो है वो यमन में निकले हैं और एहतजाज रिकॉर्ड कराया है अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ। एक तरफ तो इजहार यकजहती दिखाई है और उसके साथ साथ एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया है। इस वक्त जो खबरें सामने आ रही हैं, येमेनीज टेक टू द स्ट्रीट्स इन मोर देन 140 मार्चेस फ्राइडे मॉर्निंग इन द गवर्नरेट ऑफ सादा एंड रमिया एंड मारिब जस्ट आवर्स आफ्टर एन अमेरिकन ब्रिटिश एग्रेशन ऑन यमन। अब इस वक्त हौसले इतने ज़्यादा बुलंद हैं कि उनके सामने जो है वो बमबारी हो रही होती है, लेकिन उनकी साबित कदमी पे किसी भी किस्म का फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर जिस तरह से आज जो जुमे का दिन गुजरा, इससे पहले काफ़ी जुमों से ये देखने में आया है कि यमन की आवाम जो है जुमे के दिन को पब्लिकली जो है एहतजाज के तौर पे मनाती है। इस वक्त जो भी गज़ा के अंदर इसराइल कार्रवाइयाँ कर रहा है उनके खिलाफ आलम बगावत बुलंद करती है, आवाज़ हक बुलंद करती है। और आज भी इसी तरह देखा गया कि इस अमरीकी और बरतानवी जारहियत के चंद घंटों के बाद यमन की आवाम सड़कों पे निकली है। 140 मुकामात पे ऐसे मुजाहरे हुए हैं, ऐसी रैलियां निकाली गई हैं जिन्होंने एक तरफ तो इजहार बरात किया है अमेरिका और बरतानिया के इस जारहाना हमले के खिलाफ, और इसके साथ साथ अपने मजलूम फ़लस्तीनी भाइयों के साथ इजहार यकजहती भी किया है। और फिर सना के अंदर जो होने वाला सबसे बड़ा मुजाहरा था, सबीन स्क्वायर पर जो हुआ था, उसके अंदर फिर यमनी फ़ौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी की तरफ से जो 24 घंटों के अंदर कार्रवाइयाँ हुई हैं यमनी फ़ौज की तरफ से, अंसारुल्लाह की तरफ से, उसके बारे में भी बताया गया। 4 ऐसी कार्रवाइयाँ हुई हैं जो कि पिछले 24 घंटों में हुई हैं, जिसमें से 3 कार्रवाइयों को बराह रास्त ताल्लुक इसराइल के शहरों से है, जबकि एक कार्रवाई एक बार फिर बहरा अहमर में मौजूद अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS हैरी एस ट्रॉमेल पे की गई है। अब इस हवाले से जो यमनी फ़ौज के तर्जुमान का बयान आ रहा है, उसकी तरफ चलने से पहले उन तमाम नाज़रीन को रिक्वेस्ट करते चलें कि जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी अहम वीडियो आप मिस न कर सकें। अब चलते हैं उस बयान की तरफ जो इस वक्त यमनी फ़ौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी का सामने आया है इन ताज़ा तरीन 24 घंटों में की जाने वाली कार्रवाइयों के हवाले से। द मिसाइल फोर्स कैरीड आउट अ मिलिट्री ऑपरेशन टारगेटिंग वाइटल टारगेट्स बिलोंगिंग टू इसराइली एनिमी इन उम्मुल रशश एरिया इन साउदर्न ऑक्युपाइड पैलेस्टाइन using 4 winged missiles and the operation achieved its goal successfully thanks to Allah। अब ये पहला हमला हुआ है एक बार फिर जुनूबी इसराइल के इलाके उम्मुल रशश को टारगेट किया है। इससे पहले जो यमनी हौसियों ने इस इलाके को टारगेट किया तो यहाँ के पावर हाउसेज या पावर प्लांट्स या एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया था। और एक बार फिर यही लग रहा है कि 4 ऐसे क्रूज मिसाइलों के जरिए यमनी हौसियों ने एक बार फिर उम्मुल रशश के अंदर पावर प्लांट्स या एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया है इस पहले हमले में। अब अगर बात करते चलें जो दूसरी कार्रवाई यमनी हौसियों की हुई है, इस पहली कार्रवाई के अंदर तो ऐसे क्रूज या बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किए गए थे जो कि विंग्ड मिसाइल कहलाते हैं। और एक नहीं, ये 4 मिसाइल्स थे जो कि यमन से दागे गए, तकरीबन 1200-1300 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए उम्मुल रशश तक पहुँचे हैं। इसराइल के तमाम एयर डिफेंस सिस्टम को जो है वो चकमा दिया है, पेनिट्रेट किया है। ये एयर डिफेंस सिस्टम इन मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा और फिर यमन के मुताबिक ये तमाम ऑपरेशंस अपने अहदाफ तक पहुंचने में कामयाब रहे, यानी ये चारों मिसाइल्स उम्मुल रशश तक पहुंचने में कामयाब हुए हैं और इस इलाके को टारगेट किया है। अब जो दूसरी कार्रवाई हुई है, द UAV फोर्स ऑफ द यमनी आर्म फोर्सेस विद द हेल्प ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह कैरिड आउट 2 मिलिट्री ऑपरेशंस, the first of which targeted targets belonging to the Israeli enemy in the occupied area of Jaffa with 3 drones, while the other operation targeted a vital target belonging to the Israeli enemy in the occupied Ashkelon area with a drone. The 2 operations achieved their goal successfully thanks to Allah। अब जो यमन की मुसल्लह अफवाज का UAV फोर्स है या अनअमैन्ड एरियल एयरक्राफ्ट ड्रोन्स की जो फोर्स समझी जाती है, उन्होंने इसराइल के 2 शहरों को टारगेट किया। एक तरफ तो 3 ड्रोन से हमला किया याफा के ऊपर यानी तेल अबीब के ऊपर, और इस हमले का जो निशाना बना
वो इसराइल की आर्मी की छावनियाँ यानी आर्मी की साइट्स, मिलिट्री साइट्स थी, जिनको टारगेट किया गया 3 ड्रोन्स के जरिए। और इसके साथ साथ जो दूसरा ऑपरेशन था उसमें इसराइली एनिमी की जो टारगेट्स थे एश्कलोन के इलाके में, और वहाँ पे भी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि एश्कलोन के अंदर जो है इसराइल का बहुत बड़ा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसके साथ साथ वहाँ पर तेल के ज़खायर, जहाँ पे ये इसराइल का जो आने वाला बाहर ममालिक से तेल होता है वो ज़ख़ीरा किया जाता है, उनके ज़खायर थे। तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उन ज़खायर के ऊपर हमला किया गया हो। तो ये जो 2 हमले हुए हैं ये इसराइल के 2 शहरों में किए गए हैं। एक तरफ याफा या तेल अवीव पे किया गया है और दूसरा हमला एश्कलोन के ऊपर किया गया है। और इन हमलों के अंदर भी ये तमाम ड्रोन जो कि यमन से दागे गए, यमन से फ्लाई करके तकरीबन 1500 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए वहाँ तक पहुँचे हैं, यानी फिर तेल अवीव तक पहुँचे हैं, एश्कलोन तक पहुँचे हैं और फिर वहाँ पहुँचकर अपने अहदाफ को निशाना बनाया है। इस हवाले से यमनी अंसारुल्लाह के ये दावे भी सामने आ रहे हैं कि ये तमाम हमले जो है ये इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को पेनिट्रेट करते हुए जो है ये किए गए हैं, यानी फिर ये तमाम ड्रोन्स और मिसाइल इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को जो है वो पेनिट्रेट करके और इन इलाकों तक पहुंचने में कामयाब हुए हैं, वहां तबाही मचाने में कामयाब हो चुके हैं। अब जो चौथी कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई का इजहार यमनी फौज के तर्जुमान की तरफ से किया जा रहा है कि ये कार्रवाई बहरा अहमर में की गई है और बहरा अहमर के अंदर इस वक्त जो अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद हैं, यानी फिर जिनसे सुबह तैयारे इन इलाकों पे आए थे यमन के और उन्होंने एक जारहियत का सिलसिला यमन पे बांधा था, उन पे की गई है। और एक बार फिर अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS हैरी एस ट्रूमैन और उसके स्ट्राइक ग्रुप को निशाना बनाया गया है। These 3 operations coincided with the 4th military operation carried out by the Yemeni Armed Forces Naval Force targeting the American aircraft carrier USS Harry S. Truman in the northern Red Sea with a number of drones. The targeting of the carrier is the 7th since its arrival in the Red Sea. अब यमनी हौसियों के मुताबिक इन 3 कार्रवाइयाँ जो कि इसराइल पे की गई थी, उसके बाद जो निशाना बनाया है एक बार फिर बहरा अहमर में मौजूद अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS हैरी एस ट्रूमैन को निशाना बनाया है। और इस सिलसिले में ये 7वां हमला है जो कि USS हैरी एस ट्रूमैन के स्ट्राइक ग्रुप पे किया गया है, यानी फिर उसके साथ चलने वाले डिस्ट्रॉयर्स, उसके साथ चलने वाले वॉरशिप्स, उनको टारगेट किया गया है। और इस नतीजे में अब तक ये 7वीं कार्रवाई है जो कि यमनी हौसी इस ज़मन में कर चुके हैं। अगर बात की जाए तो 1 महीने के अंदर अंदर ये 7वीं दफ़ा है कि इस अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर को यमनी हौसियों ने टारगेट किया है। और इस वक्त जो ये कार्रवाई हुई है, आज सुबह जो जारहियत का सिलसिला यमन के ऊपर रहा, जिसमें अमेरिका और बरतानिया के तैयारों ने यमन के 5 इलाकों के ऊपर रेड्स की हैं, बमबारी की है, और उसके फौरी बाद यमनी हौसियों ने उसका जवाब देते हुए ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए और इसके साथ साथ नेवल मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए बहरा अहमर में मौजूद USS हैरी एस ट्रूमैन के स्ट्राइक ग्रुप को निशाना बनाया है और उनको पीछे की तरफ धकेलने या पीछे की तरफ भागने पे मजबूर कर दिया है। इस वक्त कैफियत ये है कि ये जो स्ट्राइक ग्रुप है ये इतनी ज़्यादा वाफिर मिक़दार में अपना असलहा इस्तेमाल कर रहा है कि फिर इसको असलहे की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। अब इस हवाले से जो एक और खबर सामने आ रही है, द वॉर जोन अमेरिकन वेबसाइट, नियर डेली येमेनी अटैक्स ऑन द वारशिप्स इन रेड सी हैव इंक्रीज्ड प्रेशर ऑन द एम्यूनेशन स्टॉक पाइल। USS warships have to travel long distances up to 2500 miles to rearm। अब ये इस अमेरिकी वेबसाइट जो कि द वॉर जोन के नाम से है, इसके मुताबिक इस वक्त ये जो रोज़ाना की बुनियाद पर डेवलपमेंट्स हो रही है और रोज़ाना यमनी जो है बहरा अहमर में इस अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़, उसके साथ साथ जो उसका स्ट्राइक ग्रुप है, उसको रोज़ाना की बुनियाद पर जब निशाना बनाते हैं, वहाँ से ड्रोन्स मिसाइल्स इसके ऊपर दागे जाते हैं और फिर ये एयरक्राफ्ट कैरियर का जो स्ट्राइक ग्रुप है, इनसे बचने के लिए जो फिर काउंटर अटैक करता है, उसके अंदर जो अपने मिसाइल्स और असलहे को इस्तेमाल करता है। तो इन रोज़ाना की बुनियाद में जो असलहा इस्तेमाल किया जा रहा है उससे इस अमरीकी स्टॉक पाइल के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ रहा है, यानी फिर अमरीकियों के पास ये असलहा कम होता जाता है और फिर इनको इस जहाज़ या इन स्ट्राइक ग्रुप के ऊपर जो असलहा दोबारा उसकी फराहमी यकीनी बनाने के लिए 2500 मील का सफ़र करना पड़ता है। और फिर ये इस जगह से निकल के जो इनकी करीब तरीन बेस है जो कि अल उबैद बेस समझी जाती है मिडिल ईस्ट के अंदर सबसे बड़ी, वहाँ से फिर ये रिआम होते हैं, वहाँ से उनके ऊपर असलहा मुंतकिल होता है और फिर ये 2500 मील का सफ़र करके दोबारा बहरा अहमर में आते हैं। और ये अपनी जगह इस वजह से भी नहीं छोड़ सकते हैं कि अगर ये अपनी जगह छोड़ देंगे तो फिर इस इलाके के अंदर एक बार फिर यमनियों की तरफ से ये जो कार्रवाइयाँ का सिलसिला है, यानी फिर जो और जहाज़ इस वक्त अमरीका के हैं उनके ऊपर हमला शदीद किया जाएगा। तो एक बड़ी हिजान अंगेज़ कैफियत है जो कि इस वक्त देखने में आ रही है बहरा अहमर से कि ये जहाज़ अपने मुसलसल असलहे का बेदरीक इस्तेमाल कर रहे हैं
और फिर वक्त ये पड़ता है कि इनको उस असलहे को दोबारा लोड करने के लिए 2500 मील का सफ़र करना पड़ता है। अब इसके साथ साथ एक बहुत ही अहम खबर है जो कि ईरान और रशिया के मंजर से सामने आ रही है। ईरानी सदर मसूद पाज़ेशकियान रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बुलावे के ऊपर, उनके इन्विटेशन के ऊपर मॉस्को जो है वो पहुंच चुके हैं और ये भी खबरें आ रही हैं कि इस वक्त एक बहुत बड़ी डील है जो कि ईरान और इसके साथ साथ रशिया के माबैन होने वाली है। Iranian President Masoud Pezeshkian arrived in the Russian capital Moscow to hold negotiations with President Putin. इस वक्त ईरान डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी संभालने से पहले रशिया के साथ एक इतना बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट साइन करने जा रहा है, जिसके बाद ईरान की दिफाई सलाहियत में भी बहुत इजाफा होगा और इसके साथ साथ जो इक़्तिसादी, मिलिट्री और दिफाई शोबे हैं दोनों ममालिक के, इनके अंदर बाहमी इश्तराक होगा। यानी इससे पहले रशिया और नॉर्थ कोरिया के दरमियान जो इस तरह का मुआहिदा है 2024 में, वो पहले ही तय पा चुका है, जिसके बाद फिर आपने से फिर पहले देखा होगा कि यूक्रेन के मंजर के अंदर फिर रशियन फौजों के साथ साथ नॉर्थ कोरियन फौजों ने भी हिस्सा लिया और कर्स के बहुत सारे रीजन को फतह करने में नॉर्थ कोरियन फौजों का हाथ था। तो अब इसी तरह की एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट की तरफ ईरान भी जा रहा है। यानी फिर इसके बाद होगा ये कि अगर दोनों ममालिक में से किसी एक मुल्क पे हमला होगा तो फिर चाहे वो ईरान पे हमला होगा तो फिर रशिया उसकी मदद करने आएगा, अगर रशिया पे हमला होगा तो फिर ईरान उस हमले को अपने मुल्क पे हमला तस्वुर करेगा और फिर ईरान जो है उस हमले के जवाब के लिए रशिया के शाना बशाना खड़ा होगा। तो एक बहुत बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक एक जो मूव है वो खेला जा रहा है और ये मूव प्रेसिडेंट ट्रंप के सदारत संभालने से पहले जो है वो साइन हो जाएगा। यानी फिर अगर किसी तरह से भी फिर ईरान के ऊपर कोई मुल्क हमला करने की हिमाकत करता है, चाहे फिर वो अमेरिका हो या इसराइल, तो फिर उसका जवाब देने के लिए रशिया सामने आएगा और फिर रशिया की जो यूक्रेन वाली जंग है इसके अंदर भी फिर ईरान जो है वो अपना हिस्सा डाल सकेगा। तो ये जो है इस वक्त खबरें सामने आ रही हैं कि ये जब ये एग्रीमेंट साइन हो जाएगा तो फिर ईरान की दिफाई सलाहियत में भी बहुत ज़्यादा इजाफा होगा और फिर रशियन ब्लॉक के अंदर भी एक अहम मुल्क का इजाफा हो जाएगा। ये थी इस वक्त की अहम अपडेट्स। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया, इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, नए एक व्लॉग के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।